स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे लेसन 3 का अपरिष्कृत आंकड़े। परिष्कृत आंकड़े में तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम सारे आंकड़ों को लाते हैं और उनको अलग अलग भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे मैंने आपको कबाड़ी वाले का उदाहरण दिया था और एक पुस्तकालय का उदाहरण दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि बुक्स को अपन किस तरह से अलग अलग उसमें रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े में पहले में जो है मतलब अवर्गीकृत आंकड़े जो अपन इकट्ठा करके लाए थे ना, उनको एक साथ ही रखा हुआ है, जिनसे कि अपने को समय धन, यदि हम उसमें से कोई चीज़ ढूंढते हैं तो समय धन परिश्रम तीनों ही अधिक व्यय होता है। तो देखो अपरिष्कृत आंकड़े के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कबाड़ी वाले के कबाड़ की भांति अवर्गीकृत आंकड़े अथवा अपरिष्कृत आंकड़े भी अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं। ये प्राय अति विशाल होते हैं, क्योंकि एक साथ हमने आंकड़े एकत्रित किए। जैसे जनगणना में एकत्रित करने गए तो कितने सारे आंकड़े होते हैं, इसमें सभी चीज़ के आंकड़े होते हैं, बताए हुए हैं मैंने आपको, जिन्हें संभालना कठिन होता है। इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालना श्रम साध्य कार्य है, यानी कि इनसे निष्कर्ष एक साथ यदि हम निकालें तो बहुत ज़्यादा समय और श्रम दोनों ही लगेगा, क्योंकि सांख्यिकी विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। मतलब इनको एकत्रित करना, वर्गीकृत करना, फिर प्रस्तुत करना होता है, ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सके। अतः आंकड़ों के संग्रह के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर उन्हें क्या करना होता है, व्यवस्थित वर्गीकृत यानी व्यवस्थित करना होता है। माना कि हम गणित के छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं और अपने स्कूल के 100 में से छात्रों की गणित के अंकों के एकत्रित कर लिए जाते हैं, तो इन्हें सारणी में कैसे प्रस्तुत करना है वो आपको मैं बताती हूँ कि इसमें प्रस्तुत कैसे करना है। देखो, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, किसी परीक्षा के 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्तांक है, किसी के 47 हैं, किसी के 45 हैं, 10 भी हैं, 60 भी हैं, 51 भी हैं। ऐसे किसी के आपको इसमें दिख रहा होगा बहुत कम भी नंबर हैं, यानी कि 10 हैं, और अधिकतम नंबर कितने दे रखे हैं, इसमें 100 दे रखे हैं। ये आपको 100 बच्चे हैं जिनमें कि 100 छात्रों के ये नंबर 100 में से दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको यदि वर्गीकृत करना है तो कैसे करोगे, 0 से 10, जैसे आपने 10th क्लास में किया होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 डैश 20, 0 डैश 10, 10 डैश 20, 20 डैश 30, 30 डैश 40, इस तरह से अपने को ये लिखने हैं। और फिर 0 से 10 में कौन से आंकड़े लिखेंगे, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएंगे, ठीक है ना। और 10 जो आएगा वो नेक्स्ट में आएगा, 10 से 20 में, ठीक है। और मतलब 10 से 19 तक किस में आएंगे, 10 से 20 में से। मैं इसको आपको कल थोड़ा समझाऊंगी, अभी मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से इन आंकड़ों को अपन क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे, जिससे अपन बता सकते हैं कि 10 नंबर तक के बच्चे कितने हैं, यदि 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, तो उनमें अपन मिलान चिन्ह लगाएंगे। मिलान चिन्ह बनाकर फिर अपन उनको क्या बनाएंगे, बारंबारता बनाएंगे। वो मैं आपको कल बताऊंगी, आज मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से इसको अपन अलग अलग भागों में बांट लेंगे, यानी वर्गीकृत कर लेंगे। या फिर आप जानते पड़ोस के 50 परिवारों से भोजन पर उसके मासिक व्यय के आंकड़ों का संग्रह ये जानने के लिए करते हैं कि भोजन पर उनका औसत व्यय कितना है। इस मामले में संग्रहित आंकड़ों को जब हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वे सारणी, अभी मैं ये वाली सारणी दिखा रही हूँ, इसमें ये बताया गया है कि आपके अलग अलग लोगों की आय दी गई है, तो आप कैसे उनको बांटोगे। देखो, वर्गीकृत करना होता है ना, जैसे मैंने बताया अभी आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे ही हमने ये 0 से 10 की क्या हम 100 से 200 भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को क्या देखना है, न्यूनतम संख्या देखनी है। न्यूनतम संख्या इसमें जैसे कितनी दिख रही है, 0, और अधिकतम संख्या कितनी दिख रही है, इसमें 100। तो अपने को वर्गीकरण कहाँ से चालू करना है, 0 से, ठीक है ना। 0 दिख रही है ना ये, तो 0 से 10, तो कम से कम कितने होने चाहिए, 5 या 6 होने चाहिए, और अधिकतम तो आप कितनी बना सकते हो, तो ज़्यादातर वैसे 10 ही बनती है, ठीक है ना, 10 तक बना सकते हो। तो अपन ने यहाँ से चालू किया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से ये बनाया। तो उसमें अपन को ये जो टेबल जो दे रखी होती है, इसमें सबसे कम संख्या और सबसे अधिक संख्या देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसमें लिखा है 3.2, दोनों ही सारणियों को, संख्याओं को किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। दोनों ये वाली सारणी और दूसरी जो सारणी है ना, ये वाली आपकी ये वाली सारणी, दोनों को कहीं भी व्यवस्थित नहीं किया। इसको व्यवस्थित कौन करेगा, हम करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखो, जैसे ये कबाड़ वाला पहले था, कबाड़ वाली का जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला कबाड़ी था, इसमें इसने कितने सारे कबाड़ को लाया और सब अव्यवस्थित ढंग से पड़ा हुआ है। इसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी प्लास्टिक कहाँ है, रद्दी कहाँ है, लोहा कहाँ है।
लेकिन इसमें देखा आपने रद्दी कितनी अच्छे से रखी है, बोतल रखी है, प्लास्टिक रखी है, सबको उसने व्यवस्थित ढंग से किया हुआ है। तो जब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3.1 में गणित में सर्वोच्च अंक, तो आपने सारणी में बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं। वो अभी मैं आपको कल बताऊंगी जो मैंने बताया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपको तुरंत से इसमें देखने में तो आपको एक देखना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा, और जो वो मैं आपको बताऊँगी उसमें आप तुरंत से देख सकते हो, ठीक है ना। तो वर्गीकरण में क्या हो जाता है, समय की बचत होती है। तो छात्रों के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में भी क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक पेपर, ये एक बेहद थका देने वाली बात है। यदि आपको 100 छात्रों के स्थान पर 1000 छात्रों के अंक संभालने हों तो और भी अधिक आपको समय लगेगा, ठीक है। अब ये एक परिवार है, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें था 50 परिवार है जिनकी आय इतनी है। तो न्यूनतम आय कितनी दे रखी है इसके अंतर्गत, जैसे यदि आप देखना चाहोगे तो 1085 दे रखी है, ठीक है ना। और अधिकतम आय कितनी है, 5090। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, 1000 से 200, 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000। फिर जिनकी आय ऐसे ऐसे करके मिलान चिन्ह बनाएंगे, जो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक इसी प्रकार सारणी 3.2 में आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। 50 परिवारों के खाने पर मासिक व्यय की औसत को पता लगाना, यही कठिनाई तब तक कई गुना बढ़ जाती है यदि वह संख्या बहुत बड़ी हो। तो जैसे 5000 परिवार हों, तो कबाड़ी वाले की भांति जब कबाड़ का ढेर बहुत बड़ा हो जाता है तो अव्यवस्थित हो जाता है, तो एक वस्तु विशेष को ढूंढने में उसे बहुत ही कठिनाई होती है। तो आपकी भी स्थिति ऐसे ही होगी अपरिष्कृत आंकड़ों की तरह, इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, परिष्कृत आंकड़ों में उसे वर्गीकृत करना पड़ेगा। तो आपको भी स्थिति होगी अपरिष्कृत आंकड़ों का भंडार बहुत बड़ा हो और आप उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहें। इसलिए संक्षेप में अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों से कोई सूचना प्राप्त करना एक बेहद थका देने वाला एवं उबाऊ काम है। वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जाता है। जब एक प्रकार की विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है तो वे बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने योग्य हो जाते हैं। मतलब यदि आप उनको अच्छे से व्यवस्थित कर दोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इस वाले लेसन में आप यही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।